सबसे पहले हम बजट, बजट का स्पेलिंग BUDGET। सबसे पहले ये समझते हैं बजट शब्द आया कहां से। क्या बजट शब्द आया कहां से? बजट का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। तो ये शब्द आया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जब डेमोक्रेसी स्थापित हुई तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री का ये पद की व्यवस्था हुई। तो वित्त मंत्री जब लाते थे आय और व्यय का, सरकारी खर्चे और सरकारी प्राप्ति, सरकारी इनकम, सरकारी एक्सपेंडिचर का ब्यौरा लाते थे तो चमड़े के थैले में लाते थे। तो जब वो लाते थे तो बाकी सांसद लोग कहते थे आ गया बजट लेके आ गए, लेके आ गए। ठीक है, तो शब्द ही चल पड़ा, क्या? बजट। ठीक है, और आज हम बजट किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए बजट क्या है तो सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में बजट क्या है? एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें आय, व्यय और ऋण का विवरण होता है, या प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। समझ में आई बात? किसका किसका? आय, व्यय और ऋण, या प्राप्ति और व्यय। अब हम ये क्यों मैंने कहा आय, व्यय और ऋण, दूसरे शब्दों में प्राप्ति और व्यय क्यों कहा? क्योंकि प्राप्ति में आय और ऋण दोनों होता है। आपके पास पैसा दो तरह से आता है। आपके प्राप्ति मतलब आप जो प्राप्त करते हैं, रिसीट, अंग्रेजी में क्या कहता है? रिसीट। तो प्राप्ति, आपके पास पैसा की, आपको पैसे की प्राप्ति दो तरीके से होती है। एक आप जो विशुद्ध आपका आय होता है, और दूसरा ऋण लेते हैं दूसरे से। समझ में आई बात? तो प्राप्ति बराबर क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट है, बाद में इसका काम आएगा। प्राप्ति बराबर क्या हुआ? ओहो, इनकम प्लस ऋण, आय प्लस ऋण। आपके पास पैसा कितने कितने तरह से आता है? एक जो कमाते हैं आप, वो आय हो गया, और एक ऋण लीजिएगा। क्लियर है? तो वो क्या हो गया? आय प्लस ऋण क्या हो गया? प्राप्ति। याद रहेगा ना? ये कॉन्सेप्ट बाद में काम आएगा। क्यों हम समझा रहे हैं वो बाद में समझ में आएगा। प्राप्ति बराबर क्या? प्राप्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसीट। याद रखिएगा, बराबर आय प्लस ऋण या उधारी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का बजट, आप अपना भी बजट बनाते होंगे, उसमें क्या लिखते होंगे? कहां से पैसा आएगा और किन किन मदों में खर्च होगा। अब पैसा जो आएगा वो कितने तरीके से, कर्जा लेके या अपना इनकम। जैसे कोई लड़की का पिता बजट बनाता है लड़की की शादी का, उसमें क्या रहता है? हमारे पास इतना है, कर्जा इतना लेंगे। ये हो गया क्या? प्राप्ति। व्यय का मद, बारात के खिलाने का खर्चा, टेंट का खर्चा, हो सकता है दुल्हा को दहेज भी देना, उसका खर्चा। तो व्यय का अलग अलग मद होता है। उसी तरह सरकार का भी होता है। बजट में सरकार के आय, व्यय और ऋण। व्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। अंग्रेजी जरूर याद रखें। तो आप क्या कह सकते हैं, बजट में किसका किसका विवरण होता है? आय, व्यय और ऋण, या प्राप्ति और व्यय। क्लियर है? अब किसी वर्ष का बजट, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से कब आरंभ होता है? 31 मार्च होता है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये कौन वित्त वर्ष हुआ? 23-24 हुआ। तो 23-24 का जब बजट सरकार प्रस्तुत करेगी तो उसमें किसका विवरण होगा? केवल 23-24 का होगा? नहीं, पीछे का भी होगा, पीछे का भी होगा। क्योंकि आप सोचिए ना, कल के लिए अगर बजट बनाइएगा आज, तो आज भी तो देखना पड़ेगा कितना बचेगा, कल क्या खर्च होगा। तो जनरली क्लियर है बजट क्या है? समझ गए? सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, बजट एक ऐसा प्रपत्र है या एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें
सरकार की प्राप्तियों और खर्चे का विवरण होता है। दूसरे शब्दों में सरकारी आय, सरकारी व्यय और ऋण का विवरण होता है। यहां सरकार की बात हो रही है, इसलिए सरकार किसी आदमी का भी होता है, घरेलू घर का भी बजट होता है। घरेलू बजट का मतलब क्या है? वही घरेलू आय, घरेलू व्यय, घरेलू ऋण। समझ में आई बात? परिभाषा समझ गए? अब किसी भी वर्ष का जो बजट होता है उसमें केवल उसी वर्ष का नहीं रहता है। ऐसे बजट का मतलब हुआ एक वर्ष की प्राप्तियों और व्यय का विवरण बजट हुआ, लेकिन उसमें 3 वर्ष का लेखा जोखा रहता है। समझ में आई बात? क्या 3 वर्ष का? जैसे बताते हैं अभी, वो तो लिख लिया ना, लिखवाएंगे हम नहीं, अपना लिखते जाइएगा, क्योंकि आप हमको बजट पढ़ाना भी है, केंद्रीय बजट भी पढ़ाना है और बिहार बजट भी पढ़ाना है। अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कब ये होता है, बजट प्रस्तुत कब किया जाता है? फरवरी में। तो जैसे 23-24 बजट प्रस्तुत हुआ, बहुत गर्म हो जाता है। कब हुआ? मान लीजिए फरवरी को हुआ। अब बढ़िया से समझते हैं फिर से। ध्यान दिख रहा है? अब जब बजट बनाते हैं आप अपना, उसे 2 तरह का खर्चा होता है। एक चालू खर्चा होता है, एक चालू खर्चा और चालू प्राप्ति। समझ आई बात? एक एकमुश्त खर्चा, एकमुश्त प्राप्ति। तो चालू इनकम और चालू खर्चा, चालू आय और चालू व्यय का जो खाता है बजट में, वो राजस्व बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व बजट। क्या? राजस्व बजट। और एकमुश्त जो आता है, एकमुश्त जाता है, एकमुश्त प्राप्ति और एकमुश्त खर्चा, वो हो जाता है पूंजीगत बजट में। तो बजट का 2 हिस्सा हो गया, कौन कौन? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। आप लोग डायग्राम भी बनाते जाइए, जो लाइव है डायग्राम जरूर बनाते जाइएगा। राजस्व बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेवेन्यू बजट। अब बजट में किसका विवरण होता है? प्राप्ति और व्यय का। तो राजस्व बजट में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। क्लियर है? हाँ, समझ गए? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। अब राजस्व प्राप्ति क्या हुआ? चालू प्राप्ति है, जो सरकार को हमेशा मिलते रहता है। क्लियर है? और जिसके लिए सरकार पर जो लायबिलिटी जो क्रिएट नहीं करता है, मतलब उसको लौटाना नहीं है सरकार को। अब पूंजीगत प्राप्ति में क्या है? वो लायबिलिटी क्रिएट करता है।
समझ आई बात? है तो राजस्व प्राप्ति को ये इसमें चूंकि ये ऋण क्रिएट नहीं करता है इसलिए इसको राजस्व आय नहीं कहते। क्या कहते हैं? आय। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम। यहां क्योंकि यहां ऋण क्या है? जीरो है, तो प्राप्ति बराबर आय। और ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? आराम से समझिए, आज समझ लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बहुत डिटेल नहीं समझा रहे हैं क्योंकि करे ये बजट पढ़ाना भी है, बिहार का भी और इंडिया का भी, इसलिए जितना लेकिन चाहिए मौलिक संकल्पना आपको उतना पर्याप्त होगा, क्योंकि ये बजट का की मौलिक संकल्पना देने के बाद फिर जब आएंगे तब आपको खुद ही लगेगा इतना पर्याप्त है। अब राजस्व प्राप्ति का दो भाग। सरकार को कर से प्राप्त होता है कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, क्या कहेंगे इसको? टैक्स रेवेन्यू। और एक जो टैक्स के रूप में जो प्राप्त होता है वो टैक्स रेवेन्यू हो गया, बराबर प्राप्त होता है। इसमें सरकार को चुकाना पड़ता है? नहीं नहीं। पूंजीगत प्राप्ति में क्या है? चुकाना पड़ेगा, ऋण क्रिएट करेगा या फिर अपना कुछ कंपनी या कोई विनिवेश करेगी सरकार। क्लियर है? क्लियर है? तो इस पर कर राजस्व हो गया। और सरकार को जैसे हेलमेट आप नहीं ले जाते हैं, नहीं पहनते हैं, 1000 है ना, तो वो क्या हुआ? फाइन। वो भी हुआ गैर कर राजस्व। वो क्या हुआ? वो टैक्स नहीं ना है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, फी लगता है, वो टैक्स नहीं ना हुआ? ही टैक्स नहीं ना हुआ, जुर्माना टैक्स नहीं हुआ, वो अलग चीज हुआ, गैर कर राजस्व। हाँ, ये कर राजस्व कौन हुआ? दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी प्रत्यक्ष होता है। क्यों? कॉर्पोरेट जो है वो लीगल पर्सन माना जाता है, उसको वो एक पर्सन की तरह बिहेव करता है, लाओ उसको। नहीं समझे? तो कंपनी के आय पर जो कर लगता है वो भी प्रत्यक्ष कर हुआ। कंपनी को क्या मानती है लाओ? लीगल पर्सन है, वो पर्सन की तरह भी है, उसका भी एक्सपेंडिचर है, इनकम है। समझ आई बात? तो प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, जिसको निगम कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जानते ही है, एक बड़ा कर, बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को विस्थापित करके आ गया है। कौन? जीएसटी। कंपनी के विशुद्ध आय पर जो लगता है कर, उसको कर निगम कर हुआ। कोई कंपनी है ना, उसका ये लाभ होता है ना, आय होता है ना, उसकी आय सारा खर्च करके नेट प्रॉफिट पर तो कर लगता है, वो निगम कर हो गया। तो ये मोटा मोटी समझिए, ये क्या हुआ? कर राजस्व। क्या हो गया? गैर कर राजस्व में फी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुल्क, जुर्माना, सरकारी उपक्रमों का लाभ, और अगर सरकार ऋण दी है उस पर ब्याज सरकार को जो मिलता है। नहीं समझे? दिए गए ऋण पर मिलने वाला ब्याज। जीएसटी। ठीक है, क्योंकि वो आपको शिफ्ट कर देता है, तो चुकाता है वो आप पर शिफ्ट कर देता है, जोड़ के लेता है जीएसटी। तो प्रत्यक्ष कर तो अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
जिस पर कर का बोझ पड़ा उसी को कर चुकाना पड़ता है। कराघात और करापात एक ही जगह हो तो प्रत्यक्ष कर, आ जाओ टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया जा सके दूसरे पर, तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर। बड़ी उमस है। पंखा तेज कर दो, पंखा फैन। दिख रहा है यहां तक? हाँ, अब राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है तो कम होगा यार। हाँ छोड़ दो। राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है। क्या है? जरूरी है। अब इसको याद रखने के लिए हम संक्षेप में बता दे रहे हैं कि कई बार यह भी पूछा गया है कि जिनमें से कौन राजस्व व्यय का मद है। सब्सिडी, एडमिन कॉस्ट मतलब प्रशासनिक लागत, प्रशासनिक पदाधिकारी को कर्मचारी को वेतन पेंशन देना पड़ता है ना, डिफेंस पर जो खर्च होता है, और सरकार जो ऋण लेती है उस पर सरकार को ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ये जरूरी है ना। शादी, इसको संक्षेप में क्या लिखेगा? शादी। हाँ, अब ये जो है यही सरकार के का सरदर्द होता है, यही चारों मद। सब्सिडी कम नहीं कर सकती है, वोट बैंक, सरकार गरीब विरोधी है। प्रशासनिक खर्च कैसे कम करेंगे? कर्मचारियों का एक अपना यूनियन है, अब बिना प्रशासन के कैसे चलेगा सब कुछ? डर ऑर्डर। डिफेंस खर्च कम कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिन चीजों का आयात करते हैं हम, उन चीजों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाए। ब्याज, इंटरेस्ट, ऋण लिए है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसका बजट एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, संक्षेप में हम चल रहे हैं इसलिए ज्यादा भीतर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये बता रहे हैं। इंटरेस्ट के मद में क्या कर सकते हैं कि ब्याज कम देना पड़े? कहीं से सॉफ्ट लोन मिलता है तो ले ले, हार्ड लोन चुका दे। नहीं समझे? जैसे आप पूछा जाएगा कि सरकार राजस्व व्यय कैसे कम कर सकती है, तो सब्सिडी का तार्किकीकरण कर दे। बहुत सब्सिडी ऐसा है कि उसका लाभ उन लोगों को मिलता है जिन लोगों को लाभ मिलना नहीं चाहिए। ठीक है? प्रशासनिक लागत कैसे कम कर सकती है सरकार? अभी कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली है वो क्या है? संविदा आधारित। प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया गया है, प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए। अग्निवीर, डिफेंस कॉस्ट कम करने के लिए। यही सारा सरकार का सरदर्द होता है, याद रखिएगा। तो शादी में सरकार बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो ये कई बार पूछा गया है यूपीएससी बीपीएससी में भी, कई छोटे छोटे एग्जाम में भी। निम्न में से कौन राजस्व व्यय का मद है? याद है ना? ये चार नहीं याद है? ये शादी, सुख मिलानी हम इसलिए किए हैं शादी। सब्सिडी, जैसे मान लीजिए ये सरकार 10 रुपए की चीज है और सरकार गरीब बच्चे को 8 रुपए में उपलब्ध कराती है, तो 2 रुपया क्या हो गया? सब्सिडी। जब कोई वस्तु या सेवा आम जनता को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, तो इस क्रम में जो रियायत दी जाती है वही क्या हुआ? सब्सिडी हुआ। जैसे इस अभी मैंने बताया 10 रुपए का पेन है और 8 रुपए में 8 रुपया क्या हो गया? रियायती मूल्य हो गया। रियायत कितना हुआ? 2 रुपया, तो 2 रुपया सब्सिडी हुआ। अब सब्सिडी भी दो तरह का होता है, मेरिट सब्सिडी, नॉन मेरिट सब्सिडी। तो उतना हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि बजट पढ़ाना भी है। ये शादी समझ गए ना क्या? अब कभी पूछा जाए मेंस में, मान लीजिए कि राजस्व व्यय को कम करने की दिशा में आप क्या सुझाव देंगे? कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा? या इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया, निम्न में से कौन ऐसे कथन है जिसके द्वारा राजस्व व्यय कम किया जा सकता है? कंफर्म हो जाएगा। जैसे डिफेंस कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो? पाकिस्तान से संबंध सुधार लें,
चीन से संबंध सुधार ले। लेकिन चीन और पाकिस्तान ऐसा है कि विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन युद्ध पर कम से कम ध्यान दे, ठीक है। चलिए, आज कल G20 की बैठक हुई है और शानदार उपलब्धि भारत ने हासिल किया है। भारत के प्रस्ताव पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन का समामेलन G20 में हो गया। G20 अब हो गया G21। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी भारत के नेतृत्व में गठित होगा। और आप लोग सुने होंगे वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रही थी चीन की सरकार। उसके जवाब में हम लोगों ने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप को जोड़े। ये कल की बैठक जो है बहुत अच्छी बैठक है, इस पर हम आज बनाएंगे वीडियो। नई दिल्ली डिक्लेरेशन बाली में इससे पहले हुआ था, तो बाली में सहमति नहीं बनी थी रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, लेकिन इस बार सहमति बनी है। यह भी भारत की उपलब्धि है, सभी देशों को मना लिया है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी लोग सहमत है, बाली डिक्लेरेशन पर सभी लोग सहमत नहीं थे। रूस, चीन ने अपना लिखित असहमति व्यक्त किया था, इस बार सब लोग सहमत। चलिए खैर, ये हो गया, शादी समझ गए ना। अब पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है? एकमुश्त कहीं से मिलता है आपको। एकमुश्त कैसे मिलता है? ऊपर विनिवेश आई, उस ऊपर मत जाइए, आप अपनी बात बताइए। ऋण लेंगे या ऋण लोगे और ठीक है, और हाँ खेत बेच देंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है? या तो लायबिलिटी क्रिएट होता है, ऋण लीजिएगा, या अपनी संपत्ति का ह्रास होता है। क्लियर है? विनिवेश, सरकारी कंपनी को बेचना। एकदम आसान सरल भाषा में समझिए बजट, आज के बाद फिर समझना नहीं पड़ेगा, समझ गए? या फिर ऋण जो दिए हम उसकी वसूली। तो भारत सरकार ऋण दे दी है, या तो अपने ही पब्लिक को, या पाकिस्तान को, या श्रीलंका को। पाकिस्तान को तो शायद नहीं देती होगी, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, भूटान को, तो उसकी वसूली। ठीक है, तो कितना हो गया, क्या मत हो गया पूंजीगत प्राप्ति में? उधारी लेना, ऋण। दूसरा क्या बोले? खेत बेच देंगे, या अपना जमीन बेचेंगे, सोना बेचेंगे। यानी यहां सरकार क्या बेचेगी? कंपनी को बेचेगी। दो तरह से बेचती है, विनिवेश। विनिवेश ही अगर 51% से ज्यादा हो जाए तो हो गया निजीकरण। विनिवेश का अंग्रेजी क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट। डिस मतलब हटाना, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, निवेश हटाना। किसी कंपनी में सरकार का शेयर 100% है, सरकार 10% बेच दी, ये विनिवेश हुआ। 49% बेच दी, विनिवेश हुआ, क्योंकि अभी 51% उसी का है, तो सरकार का ही प्रभुत्व रहेगा। और जैसे ही 51 की वो भी विनिवेश ही हुआ, लेकिन वो हो गया निजीकरण। तब मैनेजमेंट पर किसका वर्चस्व हो जाएगा? जिसका 51% है। क्लियर है? तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा? विनिवेश या निजीकरण। निजीकरण भी क्या है? एक तरह का विनिवेश ही है, याद रखिएगा। और जो ऋण है, जो दिए थे, उसकी वसूली। आपके पास एकमुश्त ऐसे भी तो आ सकता है, जब आप कर्जा बांटे हुए लो रे तो पूंजीगत प्राप्ति का नेचर समझ गए? नेचर समझिएगा ना तो आराम से पकड़ लीजिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति कौन सा है। अब एकमुश्त व्यय कैसे होता है आपका? एकमुश्त व्यय किस पर होता है? एकमुश्त व्यय खर्चा किसमें इन्वेस्टमेंट किए? मतलब बताइए ना, कुछ बताइए ना। ऋण लिए तो वो तो प्राप्ति हो गया, ब्याज तो वो बार बार कर रहे हैं, वो नहीं दो, वो एकमुश्त नहीं हुआ, हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। पूंजीगत व्यय मतलब तो सुनिए, पूंजीगत व्यय मतलब ऐसा व्यय जिससे ये क्या कहते हैं, सरकारी संपत्ति का सृजन हो, वो पूंजीगत व्यय हुआ। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, पूंजीगत को क्या कहते हैं? कैपिटल।
कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये खर्च से कोई फायदा सरकार को नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी है। इसमें नया एसेट बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या फिर जो ऋण लिया उसको वापस कर दिए, तो क्या होगा? पूंजीगत व्यय का नेचर क्या हुआ? या तो एसेट खड़ा होता है इसमें, या लायबिलिटी खत्म होता है। क्लियर हुआ? या तो एसेट खड़ा हुआ या लायबिलिटी खत्म हुआ। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या होगा? या आप किसी को ऋण देते हैं, उसे क्या होगा? वो एसेट बना। आप किसी को ऋण दिए तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट, क्योंकि ब्याज मिलेगा। पूंजी उसी को कहते हैं जिससे ब्याज, जिनमें इनकम क्रिएट हो, जिससे पूंजी। ठीक है? या ऋण लौटाना, जो ऋण लिए थे उसको लौटा दिए, लायबिलिटी खत्म हो गया। या इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय, या कोई सरकार कंपनी खड़ा की जिससे सरकार को लाभांश मिलेगा। ये हो गया। इतना ही रहता है बजट में, देखिएगा तो इतना ही रहता है। इसी में देगा कर राजस्व में कौन कौन कर से कौन कहा कितना कितना आया। ठीक है? और सब्सिडी पर कितना खर्चा हुआ, डिफेंस पर कितना खर्चा हुआ, एडमिन कॉस्ट पर कितना खर्चा हुआ, पूरा डिटेल यही सब रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ये घाटा कैसे होता है आपको? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल साधारण शब्दों में बताइए, घाटा कब होता है? जब इनकम से ज्यादा खर्चा हो, घाटा। जब प्राप्ति से, तो रेवेन्यू रिसीट में तो आप जानते ही हैं, इसमें ऋण नहीं है। तो जब प्राप्ति से व्यय ज्यादा हो जाए, राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय ज्यादा हो जाए, तो राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? अधिक हो। बस लिखिए, या बाद में भी लिख सकते हैं, सुन लीजिए। राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय अधिक होना। हो गया? यह स्थिति क्या कहलाती है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या करेंगे? राजस्व व्यय में राजस्व आय को घटा देंगे। उसी तरह पूंजीगत घाटा, यहां पर क्या होगा? इसमें प्राप्ति ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऋण भी है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति से पूंजीगत व्यय अधिक होना। एक बात बताइए आप लोग, बजट में कुल प्राप्ति क्या क्या होगा? पूछा जाए बजट में कुल प्राप्ति में क्या क्या आएगा? प्लस पूंजीगत प्राप्ति। कुल खर्चा वो हो गया बजट घाटा। कुल प्राप्ति से जब कुल व्यय अधिक होगा तो क्या हो गया? बजट घाटी। तो कुल प्राप्ति कैसे निकलेगा? राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, कुल व्यय राजस्व व्यय प्लस। समझ आई बात?
वो हो गया बजट घाटा। अब यहां प्राप्ति में क्या है, शुरू में बताए थे, अब या अब समझ में आ रहा है क्यों बताए थे शुरू में, प्राप्ति बराबर आय प्लस ऋण। यहां प्राप्ति में ऋण भी है, ये बजट घाटा सही नहीं ना स्थिति बताएगा। जैसे आप 100 रुपया लिए किसी से कितना ऋण लिए, 100 रुपया, और आपके पास 200 है, तो कितना हो गया, 300 रुपया। खर्चा किए 400, तो घाटा कितना हुआ, 100 रुपया। वास्तविक घाटा है वो नहीं, तो ये वास्तविक घाटा नहीं बताएगा। वास्तविक घाटा बताता है राजकोषीय घाटा, उसमें प्राप्ति में से ऋण हटा दिया जाता है, कुल आय पर कुल व्यय। क्लियर हुआ, राजकोषीय घाटा क्लियर हुआ। हाँ, यही राजकोषीय घाटा को ठीक ठाक रखना, वित्त मंत्री इसी पर माथा लगाते रहते हैं, आरबीआई के गवर्नर वगैरह सब लोग। ठीक है, तो कौन घाटा बड़ा होगा, राजकोषीय घाटा या बजट घाटा। राजकोषीय घाटा बड़ा होगा ना। राजकोषीय घाटा बराबर क्या, कुल आय से कुल व्यय। अधिक होना, ये क्या हो गया, राजकोषीय घाटा। ख्याल आ रहा है स्क्रीन पर ठीक से, हम कहते हैं तब देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो, यूट्यूब नहीं बोलो, यूट्यूब बोलो आराम। चलिए, तो राजकोषीय घाटा समझ गए, आप बजट घाटा दोनों में सब घाटा समझ गए ना। सबसे बढ़िया कौन घाटा है, सबसे अच्छी स्थिति, सबसे क्लियर कौन बताएगा, बजट घाटा या राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बड़ा होगा या बजट घाटा बड़ा होगा, राजकोषीय घाटा बड़ा होगा। उदाहरण से बता दिए, समझ गई, समझिए, क्लियर है। अब कभी पूछा जाएगा कि बजट घाटा राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है, तो यहां पर ये देख, कुल आय बराबर क्या होगा, जैसे राजकोष यहां पर अलग से लेते हैं, राजकोषीय घाटा हम कैसे निकालेंगे, इसमें कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति करेंगे ना, समझ में आ रही बात। घाटा मतलब बताए थे ना, अरे सॉरी, कुल आय ठीक है, समझ रहे ना। अब राजकोषीय घाटा मतलब कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति अब माइनस ऋण क्या उधारी। कुल आय की यही ना होगा परिभाषा, कुल आय का सूत्र है ना, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति माइनस माइनस प्लस ऋण। कुल व्यय अब माइनस कुल प्राप्ति क्या है, बजट घाटा है ना, प्लस ऋण। ये दिमाग में रखिएगा, राजकोषीय घाटा हमेशा बजट घाटा से बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा, जितना ऋण हो। क्लियर है।
आगे बढ़े, अब बैक होइए, ये लिख लिए, जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी, हो गया। अब एक तो सुने होंगे प्राथमिक घाटा, कौन सा? कभी कभी आपको पूर्वजों के द्वारा जो ऋण लिया गया उस पर भी ब्याज चुकाना पड़ता है, नहीं समझे? तो वो ब्याज हमारे यहाँ हमारे हमारे लिए क्या हो जाएगा? खर्चा। तो हमारा जो घाटा होगा वो ब्याज हटा देंगे तब वो मेरा निजी घाटा, हमारा अपना घाटा होगा। समझ आई बात? आपको पिताजी ने आपसे ये ऋण लिया, उस पर ब्याज आप चुका रहे हैं, तो आपको जो घाटा हो रहा है वो कुल घाटा आपके कारण ही नहीं हो रहा है, पिताजी के कारण। लेकिन आपका घाटा क्या होगा जब पिताजी का ब्याज माइनस कर दीजिएगा? समझ आई बात? तो प्राथमिक घाटा वही होता है, जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा। क्लियर है? ये वर्तमान सरकार की स्थिति को बताएगा। या वर्तमान सरकार ही, मान लीजिए सरकार है 2-4 साल पहले ली है कोई ऋण, उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, तो प्राथमिक घाटा क्या हुआ? यहां पर आते हैं, प्राथमिक घाटा बराबर क्या बताया मैंने? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर हुआ? हाँ, ब्याज अदायगी मतलब ब्याज देना। क्लियर हुआ? अब उस पर ब्याज, पिछला ब्याज जो दिया जा रहा है पिछले ऋण का, वो घटा देंगे तब ना प्राथमिक घाटा निकलेगा। नहीं समझे? वो वर्तमान नीति के कारण नहीं हो रहा है, पहले वाली नीति के कारण। सरकार भले यही हो, फिर पहले वाली नीति के कारण अगर घाटा कितना हो रहा है वो निकालना हो, नहीं वो बताएगा राजकोषीय घाटा। लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण जो घाटा हो रहा है वो विशुद्ध रूप से कौन बताएगा? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा में भी बताएगा, लेकिन इसमें क्या है? पिछली नीति का भी परिणाम है ये। ठीक है, क्लियर है? तो प्राथमिक घाटा क्या हो गया? राजकोषीय घाटे का वह घटक जो वर्तमान आर्थिक नीतियों का परिणाम हो तथा जिससे वर्तमान नीतिगत समायोजन द्वारा जिसे प्रभावित किया जा सके। क्लियर है? क्लियर है? प्राथमिक घाटा समझ गया। और एक और घाटा की संकल्पना चली है, प्रभावी राजस्व घाटा। क्या? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। घाटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेफिसिट, याद रखिएगा। अब यहां पर सुनिए, ये सब्सिडी देख रहे हैं ना, अनुदान। अभी मैंने क्या बताया था कि इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी है पब्लिक को या कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए जरूरी है। कभी कभी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है और राज्य उस अनुदान का वो खर्च करते हैं पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में। नहीं समझे?
तो वो राजस्व घाटा का मद नहीं हुआ, वो माइनस कर देंगे हम, तब हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। क्लियर है? प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या होगा? राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान, ये हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। लिख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान। पूरा बोर्ड दिख रहा है? क्या? हाँ, ठीक है। अब ठीक है। अब बताइए, बजट समझ गए? यही है बजट का कंसेप्ट। क्या? राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान। राजस्व घाटा क्यों होता है? राजस्व व्यय ज्यादा होता है, राजस्व व्यय में सब्सिडी का खर्चा है। अगर केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी देती है और राज्य उस सब्सिडी का उपयोग किस में करते हैं? पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए, ठीक है, तब उसको घटा दिया जाएगा, तब निकलेगा प्रभावी राजस्व घाटा। पूंजीगत संपत्ति किसको कहते हैं? जिससे इनकम हो। अमूमन क्या होता है, सब्सिडी से जो खर्चा होता है इनकम नहीं होता है ना, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को दी और राज्य उसको पूंजीगत संपत्ति में लगा दिया। हाँ, कुछ भी। चलिए आगे बढ़िए। तो घाटा का कंसेप्ट समझ गए? क्या क्या समझे? राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। इसमें सबसे ये आपको नेगेटिव बना देगा कौन? बजट घाटा, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है? इसे ऋण को भी प्राप्ति में जोड़ लेता है। नहीं समझे? जो बेटा ज्यादा खर्चीला रहता है, पिताजी ऋण लेके आपको पढ़ा रहे हैं और उसको भी समझ रहे पिताजी का इनकम है, पिताजी को घाटा थोड़ी होगा, तो वो बजट घाटा वाला बात हो गया। और जो बेटा समझता है पिताजी ऋण देकर हमको पढ़ा रहे हैं, वो क्या देखेगा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ही बताता है कि सरकार पर ऋण कितना है। सरकार खर्चा ज्यादा है ना, तो जितना खर्चा ज्यादा है उतना सरकार पर क्या हो गया? ऋण हो गया। तो पहले जो बजट घाटा होता था या घाटा होता था, तो घाटे की भरपाई के लिए सरकार क्या करती थी? आरबीआई को कहती थी नोट छापिए, नोट छाप कर पूरा कर देते थे। इसको कहा गया डेफिसिट फाइनेंसिंग इन अर्थ प्रबंधन। इससे क्या होगा? वित्तीय अनुशासन बिगड़ता था। घाटा तो सरकार को ही होती थी ना। तो सरकार ने 1997 में इसे खत्म कर दिया, आरबीआई ने। उसके बाद एडवांस दिया जाने लगा, रेज एंड मीन्स एडवांस। खैर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिर बजट भी पढ़ाना है कि बजट में इतना ही काफी है। अब देखिए किसी भी बजट में इतना ही रहता है। अब इसी में खर्चा इनकम का मद दिखाई रहता है। इस मद में इतना, इस मद में इतना, इस मद में इतना, रुपया आया और रुपया गया। अब देखेंगे रुपया कहां से आता है, किन किन मदों से आता है, किन किन मदों में जाता है। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया।